हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एनसीसी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 2 का। एनसीसी एनएसएस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको हमारे एमसीक्यू बैच में मिल जाएंगे। ये हर टॉपिक के एमसीक्यू बैच का चार्ज है 199 रुपये। एमसीक्यू आप 199 रुपये में परचेस कर सकते हैं। साथ में एमसीक्यू के साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स प्लस क्लास का जो बैच है हमारा 799 है। इसमें नोट्स भी हैं, क्लास भी है, एमसीक्यू भी है। इसमें टेलीग्राम पर प्रैक्टिस भी होती है और यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं। तो आप हमारा ये कोर्स भी परचेस कर सकते हैं ओनली 799 रुपये में। ये पूरा का पूरा फुल पार्ट बी का कोर्स है और बहुत ही ईजी भाषा में बनाए गए लो नोट्स हैं। इसके साथ साथ अगर आप पार्ट ए भी लेना चाहते हैं तो आप हमारा 1499 वाला सुपर 100 बैच ले सकते हैं, जो कि उसमें पार्ट ए पूरा ट्रिक से याद कराया गया है। पार्ट बी में ये वाला जो आपका बैच है इसमें भी जो पार्ट बी है उसके जो अधिनियम वगैरह है वो सारे ट्रिक से याद कराए गए हैं। तो आपको याद करने का झंझट खत्म है। तो ये प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है और अपन असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लासेस रोज़ लेंगे और रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनसीसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल कैडेट कॉर्प। नेशनल कैडेट कॉर्प बोलते हैं और ये जो है भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। मतलब जो वर्दी पहनता है और युवा है, तो ये भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आपसे पूछें कि भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन कौन है, तो एनसीसी है। इसकी स्थापना एनसीसी अधिनियम के तहत हुई थी, जो कि 1948 में आया था एक एनसीसी अधिनियम। तब इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 को हुई थी, है ना। याद रखना, 48 में ही अधिनियम आया था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है एनसीसी का? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन एनसीसी का आदर्श वाक्य है। एनसीसी का ये जो आदर्श वाक्य है इसको कब अपनाया गया था? इसकी स्थापना तो हो गई थी कब? 1948 में, लेकिन इसको जो अपनाया था, इसको अपनाया कब था? 1957 में। एनसीसी का आदर्श वाक्य को अपनाया कब गया था? 1957 में अपनाया गया था। अगला है एनसीसी का जो ध्वज होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसमें थल जल नौसेना, मतलब नौसेना, वायुसेना, जल सेना सब रहती हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो जो हृदयनाथ कुंजरू हैं उन्होंने सिफारिश की थी, उसके बाद एनसीसी का गठन हुआ था। तो पूछा जाए इसके जो ध्वज होता है उसमें कितने रंग होते हैं? इसका जो ध्वज होता है, इसका जो झंडा होता है, इसके जो झंडे में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 3 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। एक होता है लाल। लाल जो होता है वो आर्मी, मतलब जो हमारी थल सेना होती है उसको बताता है ना। लाल किसको बताता है? लाल थल सेना को बताता है। 3 कलर होते हैं, इसमें से लाल कलर क्या होता है, किसको बताता है? ज़मीन पर रहने वाली सेना है, थल सेना को बताता है। नीला कलर किसको बताता है? नीला कलर जो है वो नौसेना को बताता है। नीला किसको बताता है? नौसेना को। और जो हल्का नीला है वो किसको बताता है? हल्का नीला जो है वो एयर फोर्स को बताता है, मतलब वायुसेना को बताता है। तो एनसीसी ध्वज में कितने रंग हो जाएंगे? 3 रंग हो जाएंगे। ध्वज के बीच में सुनहरे रंग से एनसीसी लिखा होता है। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नवंबर का चौथा रविवार एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? देखा होगा आपने, सभी लोग खाकी वर्दी पहन के निकलते हैं एक। तो हर साल नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। सबसे पहले इसको जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में मनाया था और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में तभी से हर साल नवंबर का जो चौथा रविवार है उसको एनसीसी दिवस मनाया जाता है। अगला है एनसीसी के महानिदेशक कौन है? एनसीसी के महानिदेशक कौन है? हाल ही में अक्टूबर 2025 में इनकी नियुक्ति की गई है। तो इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो हैं वो एनसीसी के महानिदेशक बन गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हो जाएगा। अगला है एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं? एनसीसी में कुल कितने निदेशालय होते हैं?
फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा 499 वाला कोर्स है। इस 499 वाले कोर्स में आपको क्लास नहीं मिलेगी। इसमें हर टॉपिक के यूनिट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे, टेलीग्राम पर प्रैक्टिस हो जाएगी। कल से इस टेलीग्राम पर प्रैक्टिस और फास्ट होने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब हो चुका है। तो अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे ही आप लोगों को फोकस करना है ना। प्रैक्टिस मिलेगी और साथ ही साथ में आपको हर संडे टेस्ट भी मिलेगा। बीच में भी मैं टेस्ट ले सकती हूँ, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं अगर आपको क्लास नहीं अटेंड करनी है, ओनली नोट्स और एमसीक्यू लेना है। और अगर आपको केवल हमारा एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना है तो 199 में हर टॉपिक के आप एमसीक्यू भी ले सकते हैं। हर टॉपिक के जस्ट नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है और नीचे, तो आप चलते फिरते घूमते बैठते कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं। कल अपन इसमें एनएसएस के एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। आज अपन ने एनसीसी के कर लिए, ऐसे टॉपिक वाइज भी करेंगे। बाकी मैं नॉर्मल भी आपको बेस्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, थ्योरी भी आपको करा रही हूँ, तो वो अपन करेंगे। एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं या डायरेक्टरेट है? तो एनसीसी में कुल 17 निदेशालय हैं और एनसीसी के ध्वज में 17 कमल के फूल बने हुए हैं, जो इन्हीं निदेशालयों को बताते हैं। मतलब 17 क्या बने हुए हैं? कमल के फूल बने हैं, जो इन्हीं 17 निदेशालयों को बताते हैं। अगला है, एनसीसी में कौन सी शाखाएं हैं? तो आर्मी भी है, नेवी भी है, एयर विंग भी है। तीनों शाखाएं एनसीसी के अंतर्गत होती है। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीसी कैडेट को जो प्रमाण पत्र देता है उसमें उसे क्या कहते हैं? तो एक प्रमाण पत्र होता है ए, दूसरा बी और ये टी। अलग अलग कैटेगरी में अलग, जो बिल्कुल थोड़ा बहुत ही एनसीसी के सीखा है तो ए दे देते हैं, उससे बड़े वाले को बी, और फिर जो बिल्कुल हायर लेवल एनसीसी के होते हैं, जिन्हें केवल परीक्षा देकर इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट आर्मी में शामिल हो जाते हैं, वो सी प्रमाण पत्र होता है। एनसीसी के झंडे में लाल रंग किसको बताता है? तो एनसीसी के झंडे में लाल रंग किसको बताता है? थल सेना को बताता है। अगला है, एनसीसी के झंडे में गहरा नीला रंग किसको बताता है? गहरा नीला रंग नौसेना को बताता है। अगला है, एनसीसी के झंडे में हल्का नीला रंग किसको बताता है? हल्का जो नीला रंग है वो वायुसेना को बताता है। हल्का नीला रंग किसको? आसमान का कलर है, मतलब वायु कलर है। एनसीसी निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? जो निदेशालय का प्रमुख होगा वो मेजर जनरल होगा। डायरेक्टरेट का जो होगा, एनसीसी निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? मेजर जनरल होता है। एनसीसी निदेशालय का जो प्रमुख होता है, इसको हम एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल मतलब एडीजी भी बोलते हैं, या इसको मेजर जनरल भी बोला जाता है, या उसके समकक्ष का अधिकारी होता है। कुछ मामलों में ये एडीजी, कुछ मामलों में डीडीजी होते हैं। ये 2 स्टार रैंक का होता है, जो सेना में मेजर, नौसेना में रियल एडमिरल या और वायुसेना में एयर वाइस मार्शल होता है। अगला है, भारत में कुल कितने एनसीसी निदेशालय? अभी अपन ने पढ़ा था, भारत में 17 एनसीसी निदेशालय हैं। एनसीसी महानिदेशक की जो रैंक होती है वो कौन सी होती है? एनसीसी का जो महानिदेशक होता है उसकी रैंक कौन सी होती है? उसकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। एनसीसी महानिदेशक की रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट जनरल की। एनसीसी गान है हम सब भारतीय हैं, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है सुदर्शन फाकिर। फ्रेंड्स, हमारा जो एमसीक्यू मैं करवा रही हूँ, हमारे नोट्स तो अलग ही हैं, हमारे जो एमसीक्यू हैं जो आपका 199 में मिल रहे हैं, इसमें हम हर टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कोशिश करते हैं हर टॉपिक का एमसीक्यू आपको उपलब्ध हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ और उन एमसीक्यू की टेलीग्राम पर प्रैक्टिस भी हो, ताकि आपको गलत हो आंसर तो आपको पता लग पाए कि आपका कौन सा आंसर रॉन्ग है। इसलिए अगर आपकी अभी भी कोई तैयारी नहीं है तो आप हमारा एमसीक्यू प्लस नोट्स वाला बैच भी ले सकते हैं, अगर आपकी पार्ट बी की तैयारी नहीं है। और अगर आपका सब कुछ तैयार है, ओनली एमसीक्यू लगाना है, तो 199 वाला ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी पढ़ना रहता है लेकिन क्लास नहीं चाहिए रहता है, तो आप हमारा नोट्स प्लस एमसीक्यू वाला 499 का बैच ले सकते हैं। और अगर आपका पार्ट ए भी तैयार नहीं है तो आपको हमारा बेस्ट 100 बैच लेना पड़ेगा, जो सुपर 100 बैच है 1499 का, जिसमें पार्ट ए के जितने भी अधिनियम है, जैसे कि गौवंश अधिनियम हो गया, पर्यावरण अधिनियम हो गया, पेशा अधिनियम, उनको सबको ट्रिक से याद करवाया है। सीनियर डिवीज़न के कैडेट का कार्यकाल कितने वर्ष होता है?
जो सीनियर डिवीज़न होते हैं, सीनियर संभाग में जो कैडेट बनाए जाते हैं, उनका कार्यकाल आमतौर पर कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। कॉलेज स्तर पर ये कोर्स 3 साल का दिया जाता है। दूसरे वर्ष के अंत में इनको बी सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर ये 2 साल का कोर्स कर लेते हैं, और तीसरे वर्ष के अंत में सी सर्टिफिकेट मिल जाता है। विशेष परिस्थितियों में जो सीनियर जो डिवीज़न के कैडेट हैं उनको 1 वर्ष का विस्तार मिल सकता है। एनसीसी जो गान है उसको किस वर्ष अपनाया गया था? एनसीसी के गान को, जो एनसीसी का गाना है, उसे कब अपनाया गया था? 1982 में। फ्रेंड्स, ये 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी भी आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर सेव करा दीजिए। आपका नंबर मेरे पास सेव होगा तो आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के हैं वो स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे। अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी हमने लास्ट दिन जो स्टेटस लगाया था वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आया था, तो आप इसको ज़रूर नंबर अपना सेव कर लीजिएगा हाई लिखकर। अगला है, एनसीसी कैडेट बनने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी है? 13 वर्ष है। एनसीसी कैडेट जो होते हैं उनकी एनसीसी कैडेट बनने की न्यूनतम आयु कितनी है कि तुम किस उम्र में बन सकते हैं? 13 वर्ष में बन सकते हैं। अगला है, आर्मी विंग की शुरुआत कब हुई थी? जो थल सेना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। थल सेना विंग की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में आर्मी विंग की शुरुआत हुई थी। वायुसेना विंग की शुरुआत कब हुई थी, मतलब एयर विंग की? तो वायुसेना विंग की शुरुआत हुई थी 1950 में। वायुसेना विंग की कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नौसेना विंग की शुरुआत कब हुई थी? नौसेना जो विंग है उसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। नौसेना विंग की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। एनसीसी के झंडे में बीच में बना जो चक्र होता है उसमें कितने कमल के फूल होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था 17 कमल के फूल उसमें होते हैं। अगला है, गणतंत्र दिवस जो कैंप कहाँ पर आयोजित होता है? तो गणतंत्र दिवस कैंप जो आयोजित होता है वो न्यू दिल्ली में आयोजित होता है। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट पाने के लिए कौन सा कैंप अनिवार्य करना है? कोई भी एक कैंप करना अनिवार्य होता है यदि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट पाना हो। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा 199 वाला एमसीक्यू कोर्स है। इसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू मिल जाएंगे जितने भी आपके सिलेबस में पार्ट बी में दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको पार्ट ए भी लेना है तो आपको सुपर 100 वाला बैच लेना पड़ेगा। और नोट्स भी अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इंटरव्यू में आपको नोट्स भी काम आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्थित नोट्स हमारे कलरफुल चार्ट द्वारा बनाए गए हैं। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण करना, अनुशासन सिखाना, नेतृत्व क्षमता विकसित करना, ये सारे ही इसके एनसीसी के उद्देश्य हो जाएंगे। एनसीसी के अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ओटीए, कामठी और ग्वालियर में दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। एनसीसी अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? मतलब एनसीसी के तहत जो अधिकारी रहते हैं उनके अंतर्गत उनको हम एएनओ या एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बोलते हैं। ये जो ओटीए है, इस ओटीए का मतलब होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, है ना। कामठी जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है। और महिला अगर कोई अधिकारी है एनसीसी की तो उसको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ग्वालियर में। और मेल होता है तो जो ये इसकी जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है कामठी महाराष्ट्र में, वहाँ पर उनको दिया जाता है। अगला है, गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना कब हुई थी? गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना 1949 में हुई थी। ये जो कोर्सेज हैं आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है जीके विद आकांक्षा शर्मा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है जीके विद आकांक्षा शर्मा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, शर्मा जरूर लगा दीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सबसे ऊपर 2 फोल्डर मिल जाएंगे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले फोल्डर में जाके उसको इन कोर्सेज को ले सकते हैं। एनसीसी में अगर सी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी होना चाहिए? अगर सी सर्टिफिकेट है तो जो बच्चा है जो एनसीसी में गया है उसकी उपस्थिति कम से कम 75% होना चाहिए। एनसीसी का जो फ्लैग है उसको कब अपनाया गया था? 1954 में एनसीसी के फ्लैग को अपनाया गया था। एक एनसीसी कैडेट को ड्रिल में कितने इंच का कदम लेना चाहिए? एक ड्रिल होती है, एक एनसीसी जो स्टूडेंट रहता है उसको कितने इंच का ऊपर से नीचे तक इंच का ड्रिल लेते हैं तो कितने इंच का होता है एक कदम? 30 इंच का एक कदम होता है। धीरे चल जब बोलते हैं मार्च में होता है तो 1 मिनट में कितने कदम होते हैं? धीरे चल में 1 मिनट में 70 कदम लिए जाते हैं। धीरे चल में 1 मिनट में कितने? 70 कदम होते हैं।
तेज चल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं? तेज चल में 1 मिनट में 120 कदम होते हैं। अगला है, निरीक्षण के समय कैडेट किस स्थिति में होते हैं? खुली लाइन की स्थिति में। इंस्पेक्शन के समय कैडेट किस स्थिति में होते हैं? खुली लाइन की स्थिति में होते हैं। राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रीय सैल्यूट राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रीय सैल्यूट किसको? राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिया जाता है। YEP क्या होता है? इसके तहत एक प्रोग्राम, इसका नाम है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। YEP का पूरा नाम क्या होगा? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। सलाम कितने प्रकार के होते हैं? सलाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सलाम कितने के प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ATC का पूरा नाम क्या होता है? ATC का पूरा नाम है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। जो वार्षिक कैंप होते हैं उसी को बोलते हैं हम एनुअल ट्रेनिंग कैंप। अगला है, एक जो सेक्शन होता है, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान एक सेक्शन में खड़े हुए होते हैं। NCC में A सर्टिफिकेट की परीक्षा कौन देता है? जूनियर डिवीज़न। जो जूनियर डिवीज़न होते हैं वो NCC में A सर्टिफिकेट की परीक्षा देते हैं। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा सुपर 100 बैच है। ये सबसे बेस्ट बैच है। पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों की इसमें तैयारी करवाई जा रही है, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। पार्ट ए का जो बैच है इसमें जो पार्ट ए की तैयारी करवाई जा रही है पूरी ट्रिक से करवाई जा रही है। तो ट्रिक द्वारा आप सारे टॉपिक याद कर सकते हैं। साथ ही में सारे टॉपिक के नोट्स, और नोट्स जो है वो प्रिंटेबल है, आप उनको प्रिंट भी करा सकते हैं। इसके लिए मैं एक कूपन दे रही हूँ, आप वो कूपन लगा दीजिएगा तो ये 1499 का कोर्स आपको और कम में मिल जाएगा। कूपन है OFF30। OFF30 आप लगा दीजिएगा तो आपको ये 1500 का जो कोर्स है आपको और कम में मिल जाएगा। तो इसमें प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएंगे, पार्ट ए भी मिल जाएगा, MCQ भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। OFF30 उसमें आपको जब भी आप जाओगे वहाँ पे कोर्स के अंदर, तो कोर्स के अंदर वो ये कूपन के आपको लिंक मिल जाएगी। कूपन आप अप्लाई कर दीजिएगा तो ये कोर्स आपका कम में हो जाएगा। तो इसमें सब कुछ है, प्रैक्टिस भी है, टेस्ट भी है, MCQ भी है, नोट्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, पार्ट ए पार्ट बी दोनों। ये टारगेट बैच है, ये 799 रुपये का है। इसमें पार्ट ए नहीं मिलेगा, ओनली पार्ट बी मिलेंगे, और इसमें क्लास नहीं मिलेगी, पार्ट बी के नोट्स और MCQ मिलेंगे। और ये MCQ कोर्स इस प्रकार से फोल्डर मिल जाएंगे जहाँ से आप ले सकते हैं। फ्रेंड जैसे ये देखिए, ये हमारे यूनिट 5 के नोट्स हैं। ऐसे ही हर यूनिट के नोट्स बनाए गए हैं, एप्लीकेशन पर डाल दिया है। पूरे जो है सिलेबस में पूरी जो यूनिट है तैयार हो चुकी हैं, पूरे नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। देखो हर टॉपिक के जो करवाया गया है उस टॉपिक में किस धारा में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, चांसलर का वर्णन किस में किया गया है, कुलाधिपति का किस में वर्णन किया गया है ना, इनकी किसके तहत, हर एक चीज़ को जो मेन चीज़ है उसको हमने बोल्ड फॉर्म में लिखा गया है। देखो तो आपको कुछ समझ में आता, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इस प्रकार के ये नोट्स बनाए गए हैं, ये बहुत अच्छे से बनाए गए हैं तरीके से नोट्स हैं। कुछ टोटली हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है धारा 13 के अंतर्गत उसके पास कार्यकारी की शक्ति है, कुलगुरु की नियुक्ति का, ये सारी विधायी शक्ति धारा 35-36 में, न्यायिक शक्ति धारा 55 में, इस प्रकार सारे फैक्ट कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, NCC जो है कितनी सेवा वाला संगठन है? थल सेना, वायुसेना और नौसेना, मतलब कितनी सेना वाला है? 3 सेना वाला संगठन है। निम्न में से कौन सा सही है? पहला है, सर्टिफिकेट स्कूली स्तर का है जो A सर्टिफिकेट होता है। फिर जो B सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज के शुरुआती वर्षों का है, और जो C सर्टिफिकेट है वो वरिष्ठ सेवा भर्ती का है। तो सभी सही इसके हो जाएंगे। B सर्टिफिकेट में कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है? अभी अपन ने पढ़ा था 75% उपस्थिति अनिवार्य है। NCC जो कैडेट कॉर्प्स है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये याद रखना, पूछा जाता है कि जो NCC है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है, NCC की यूनिट में किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। NCC की जो यूनिट होती है इसकी यूनिट अलग से NCC में यूनिट बनाई जाती हैं, तो इस यूनिट में किस रैंक के अधिकारी होते हैं? कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। NCC की जो नींव रखी गई थी वो किसके सिफारिश पर रखी गई थी? हृदयनाथ कुंजरू की सिफारिश पर रखी गई थी। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चन और हर यूनिट के जो बेस्ट क्वेश्चन है, अधिनियम है जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम है
373, उसको भी मैं कल या परसों में पूरा आपको थ्योरी कवर करवा दूँगी, और जिससे आपको वो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आप हमारे नोट्स या MCQ बैच या कोई भी बैच नहीं ले सकते हैं तो यूट्यूब पर निःशुल्क तैयारी करा रही हूँ, वहाँ से करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।